अभी तक हमने क्लासिकल अप्रोच में या पुरातनवादी सिद्धांत में हमने विभिन्न चिंतकों के योगदान को पढ़ा है। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, ओरविक, मूनी और वेरने। अब हम ये चर्चा करते हैं कि जो इस उपागम की संगठन में के सिद्धांतों में इसकी क्या कमियां हैं और जो दूसरे विद्वान हैं वो इसके बारे में क्या सोच रखते हैं। कुछ विद्वान ये आरोप लगाते हैं कि इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये मैकेनिकल है, रोबोटिक है। इसमें जो कार्मिक होते हैं या जो भी कर्मचारी होते हैं उनके अंदर उत्साह नहीं रहता, क्योंकि हर कार्य फिक्स होता है, वो पहल नहीं कर सकते हैं। और जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक है उसकी अवहेलना की गई है। जैसा कि साइमन ने कहा है कि संगठन के कोई सिद्धांत नहीं होते हैं, तो एक लोकोक्तियां हैं या मुहावरे हैं जो कि हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका ही मानना है कि ये संगठन, ये जो बातें हैं ये अपने आप में विरोधाभासी है। क्योंकि साइमन का ही मानना है कि एक तरफ तो आप ये कहते हो कि पहल की क्षमता होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ आप कहते हो आदेश की एकता होनी चाहिए। एक तरफ आप कहते हो निर्देश की एकता होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप बात करते हो कि सहयोग और समता की बात हो। तो इस तरीके से कैसे संभव है? ये बाकी विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्ट है। इस आधार पे इसकी आलोचना की गई है। लेकिन हम यदि इस क्लासिकल अप्रोच का जो सकारात्मक पक्ष देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो वुड्रो विल्सन ने जिस बेस पे पब्लिक एड को जन्म हुआ है कि भाई राजनीति और प्रशासन पृथक पृथक है, ये कहीं कहीं उसी दिशा में एक प्रयास था। और इन विद्वानों ने बताया कि प्रशासन को भी हम कुछ निश्चित सिद्धांतों का आधार पर चला सकते हैं, विज्ञान के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इन विद्वानों ने बताया कि प्रशासन को भी हम लॉजिकल कर सकते हैं और एक जो राजनीति की उठापटक है या अस्थिरता है उस चीज से मुक्त रह के हम एक सुनिश्चित सिद्धांतों का कार्य कर सकते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी आ सकती है और उससे हमारी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है और हमारे अपव्यय को बचा सकते हैं। तो ये इनका योगदान रहा है और इसने आगे के विद्वानों को प्रबंधन के सिद्धांतों को और अच्छे से समझने के लिए या और उसमें सुधार करने की ओर प्रेरित किया। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि शोध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रही और फिर आगे जाके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पे रिसर्च हुआ, व्यवहारवाद की बात हुई, मोटिवेशन की बात हुई और भी कई पहलू है जिनको और भी रिसर्च की तरफ बढ़े। तो ये इनका योगदान कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां बताई है कि भाई इसमें जो मानवीयता का जो तत्व है उसकी अपेक्षा की गई है। लेकिन यदि हम आज के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे कि आजकल हर कार्य कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, तो ये कहीं कहीं हेनरी फ्योल और भी जो इनकी जो मूल सिद्धांत है कहीं कहीं वो उन्हीं को परिलक्षित कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर भी सिर्फ गतिविधियों का मैकेनाइजेशन हो रहा है, उसमें कहीं इमोशंस के लिए जगह नहीं है। सारा जैसे कि हम कॉलेज एजुकेशन में देखें तो हमें सिर्फ डेटा को वेरीफाई करना है, वही अपने आप मेरिट लिस्ट बनाता है, वही अपने आप रिजेक्ट कर देता है, वही सारी चीजें हो रही है ऑनलाइन। तो इसमें कहीं भी मानवीयता का हम देखते नहीं है कि वहां कहीं एरर होने की संभावना हो। और इससे पारदर्शिता आई है, लोगों में विश्वास बढ़ा है, जो पहले बीच में इंटरफेयर करते थे वो हो नहीं पा रहा है। तो क्योंकि एक तुरंत आदमी समझ लेता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि जो इस बात की जो कही गई थी कि मानवता के तत्व की उपेक्षा की गई है वो कहीं कहीं तर्कसंगत नहीं रही और इन लोगों का एक पक्षीय आलोचनात्मक अध्ययन किया गया था। तो अब हम इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो मानववादी जो लेखक हैं, चिंतक हैं, उनकी क्या सोच है, उन्होंने किस तरीके से संगठन को देखा। अभी तक हमने जो भी थ्योरियां पढ़ी है वैज्ञानिक सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से हमने पढ़ी है, स्ट्रक्चर तरीके से हमने समझने की कोशिश की है।
अब हम ये देखते हैं कि जो मानव शास्त्रीय है या मानवीय तत्वों की जो बात करते हैं, जैसे कि एल्टन मेयो, तो इन लोगों का क्या किस तरीके से ये चीजों को देखते हैं और संगठन में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को किस तरीके से हम संगठन के सिद्धांतों में समायोजित कर सकते हैं, उसको हम अब देखते हैं।